हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे 5th यूनिट के सेकंड टॉपिक के बारे में और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसमें 3 मतलब को हमको समझना पड़ेगा तोड़ तोड़ करके। अगर ये तीनों समझ में आ जाती हैं तो आराम से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग कहने का मतलब होता है ऐसे कौन कौन से कारण है, कौन कौन सी चीजें हैं, सरकमस्टेंसेस है जो अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? माइक्रोबियल स्पॉइलेज को। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेज? 3 में से दूसरा वर्ड तो यही है हमारा माइक्रोबियल स्पॉइलेज। माइक्रोबियल स्पॉइलेज कहने का मतलब होता है एक ऐसा स्पॉइलेज जिसकी वजह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो हमारा कहलाएगा माइक्रोबियल स्पॉइलेज। और अगर आपने ये पहले वर्ड का मतलब समझा होगा स्पॉइलेज का, तो आप जानते हैं कि कोई भी ऐसे कारण जिनकी वजह से हमारे दिए गए ऑब्जेक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी में क्वेश्चन मार्क उठता है, वो खराब हो जाता है, उसकी क्वालिटी पहले जैसे नहीं रह जाती, इंफीरियर क्वालिटी बन जाती है, वो कहलाता है आपका स्पॉइलेज। तो ऐसा होना किसकी वजह से हो रहा हो? माइक्रोबियल की वजह से हो रहा हो, माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा हो, तो वो माइक्रोबियल स्पॉइलेज कहलाएगा। और तीसरा सबसे लास्ट मतलब है हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। कहने का मतलब है ऐसे सारे प्रिपरेशन जो कि आपके फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका यूज आप तो ट्रीटमेंट के पर्पज से यूज कर रहे हो, या डायग्नोसिस के पर्पज से यूज कर रहे हो, या प्रिवेंशन के पर्पज से यूज कर रहे हैं, या उनका यूज हम किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में ब्यूटिफिकेशन के रूप में कर रहे हो। तो कुल मिलाकर के हमको आज की वीडियो में इन सबको मिलाकर के बोला जाए तो ऐसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है, ऐसे कारणों के बारे में पढ़ना है जिनमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दिए गए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को ज्यादातर खराब कर सकता है। कौन कौन से कारण है, किन किन की वजह से हमारा प्रोडक्ट खराब होता है, इनके बारे में हमको पढ़ना है। और मैंने कहा ना, ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले फैक्टर्स के नाम देख लेते हैं, फिर एक एक करके जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहला फैक्टर है टाइप एंड साइज ऑफ कंटामिनेंट। जो कोई कंटामिनेंट होगा, कंटामिनेंट मतलब वो फैक्टर जो कि उस प्रोडक्ट को खराब कर रहा होगा, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो हम जिस माइक्रोऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है, और आपके पॉपुलेशन कितना उस माइक्रोऑर्गेनिज्म का, कम है, ज्यादा है, या फिर बहुत ज्यादा आपके प्रोडक्ट में हो गया है, इनके हिसाब से वो डिपेंड करता है। कौन कॉज करता है, जो कॉज करता है उसकी संख्या कितनी है, ये चीजें आ जाएंगी। और इसमें काफी कुछ हद तक आपके डोजेस फॉर्म भी आ जाएंगे, क्योंकि डोजेस फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉइलेज। क्योंकि लिक्विड डोजेस फॉर्म थोड़ा ज्यादा ससेप्टेबल होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइलेज की वजह से एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म, क्योंकि लिक्विड में पानी होगा, वाटर होगा, और भी अदर कंटेंट होंगे जो कि थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हैं या सुटेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए कि वो खराब हो सके। ये एक मेन कारण है जिसको डिटेल से समझेंगे भी आगे जाकर के। दूसरा है न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होंगे उसमें कौन कौन से न्यूट्रिशनल फैक्टर अवेलेबल है, शॉर्ट में समझा रहा हूं, डिटेल से आगे जाएंगे। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, आप विटामिन के सप्लीमेंट्स लेते हो, आप प्रोटीन पाउडर्स लेते हो, तो डेफिनेटली इनमें वो खुद चीजें रखी हुई हैं जो कि हमारे लिए न्यूट्रिशनल वैल्यू है, तो डेफिनेटली वो माइक्रोऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में भी होंगी, तो वो उनको भी अट्रैक्ट कर सकता है, जिससे आपका प्रोडक्ट स्पॉइल हो सकता है। तीसरा है मॉइस्चर कंटेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है, इसको आप समझते भी हैं। अगर किसी भी प्रोडक्ट में मॉइस्चर ज्यादा आ रहा है या उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो मॉइस्चर को सराउंडिंग से अट्रैक्ट कर पा रहा है, तो ये जो मॉइस्चर है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। सो अगर मॉइस्चर है तो डेफिनेटली माइक्रोऑर्गेनिज्म का ग्रोथ वहां पे होगा, और अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है तो आपका प्रोडक्ट तो स्पॉइल होगा ही होगा। एग्जाम्पल की अगर आप बात करना चाहते हो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हालांकि वो फूड स्पॉइलेज के अंदर का है, लेकिन है तो स्पॉइलेज ही। अगर आप अचार बनाना चाहते हो तो उसके लिए कच्चे आम वगैरह कट करते हैं। अगर इन कच्चे आम को रॉ फॉर्म में काटते ही आप प्रिजर्वेटिव बिना लगाए या बिना कोई प्रोसेसिंग किए, बिना धूप में सुखाए डायरेक्टली अचार बना दोगे तो उसके खराब होने के चांसेस हैं। हम कई चीजों को सुखा करके रखते हैं ताकि लंबे समय तक हमारे लिए चल सके, उनकी शेल्फ लाइफ चल सके। आलू का चिप्स बनाते हैं, उसको भी धूप में सुखाते हैं, या कई ऐसी चीजें होती हैं, सब्जियां होती हैं जो इजीली बहुत ज्यादा में अवेलेबल होती है, तो उनको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उनको काट करके सुखाया जाता है, फिर बाद में उनको यूज किया जाता है। सो सुखाना दैट मींस रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन ऑब्जेक्ट। तो ये जो मॉइस्चर है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जरूरी है, तो वहां पे वो एक फैक्टर बन सकता है जो कि आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को स्पॉइल कर सकता है। उसके बाद अगला है आपका रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। रेडॉक्स दैट मींस रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो प्रोसेस है उसकी पोटेंसी कितनी है, क्या उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि उसकी पोटेंसी को अफेक्ट कर रहा है। तो अगर या मगर यहां पे केस वही होती है कि ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, उससे आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी डिटोरेट हो सकता है, और इनको कॉज करने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म वहां पे प्रेजेंट होंगे जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट जो है स्पॉइल हो जाएगा।
अगला है आपका स्टोरेज टेम्परेचर। स्टोरेज टेम्परेचर इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके बारे में मैंने हमारे सेकंड चैनल फार्मेसी डिक्शनरी बाय पुष्पेंद्र पटेल में एक्सप्लेन किया है। हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है, तो आप दोनों को देख सकते हो। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्या है, टेम्परेचर क्या है? अगर आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, अगर आप टैबलेट उठा के देख लो, सिरप उठा के देख लो, कैप्सूल उठा के देख लो, या इंजेक्शन या किसी अदर तरह का डोजेस फॉर्म उठा के देख लीजिए, हर एक कंटेनर के पीछे लिखा होता है स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस। कुछ जगह स्पेसिफाइड होता है कि स्टोर बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टोर बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड बट डू नॉट फ्रीज। तो ऐसे अलग अलग कंडीशंस रहते हैं जो टेम्परेचर को डेफिनेटली आपको सजेस्ट करते हैं कि इस प्रोडक्ट को इस टेम्परेचर रेंज में रखना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज्यादा या कम होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट यूज, वो उसके अंदर मैक्रोजम ग्रोथ को ससेप्टेबल करता है। मैक्रोजम के हमने 3 टाइप देखे थे इनिशियल टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन वीडियोस में माइक्रोबायोलॉजी के, कि ऐसे जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, वोल्केनो, लावा, ज्वालामुखी, इन पे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा होता है जो माइनस से माइनस टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, और तीसरे होते हैं जो नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। सो कौन सा बैक्टीरिया किस टेम्परेचर पे ज्यादा ससेप्टेबली ग्रोथ कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली उस प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफिकेशन दिया जाता है। अगर आपने ह्यूमिड जगह पे रखा, अगर आपने वो टेम्परेचर दे दिया जो टेम्परेचर बैक्टीरिया के ग्रोथ के रेस्पेक्ट में अच्छा है, तो आपका प्रोडक्ट तो खराब होना ही होना है। तो ये टेम्परेचर भी बहुत महत्वपूर्ण है। पीएच का मतलब तो जानते ही हैं कि क्या वो उसका नेचर एसिडिक है, क्या उसका नेचर बेसिक है, और कौन से मैक्रोजम किस पीएच पे ज्यादा सस्टेबल होते हैं। फार्माकोलॉजी के 3rd पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है कि इस पीएच का यूटीआई के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मैक्रोजम होते हैं उन पे क्या ग्रोथ पे असर पड़ता है, तो वो आपके आगे काम आएगा। लेकिन वहां भी मैंने समझाया है कि पीएच का मैक्रोजम की ग्रोथ या सर्वाइवल रेट पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। उसके हिसाब से एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है ताकि वो स्पॉइल ना हो सके। अगला फैक्टर हमारा पैकेजिंग डिजाइन। दिस इज वेरी कॉमन बट वेरी इंपॉर्टेंट। पैकेजिंग डिजाइन को मैं आपको डेमो करूंगा जब इस टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटेल से। पैकेजिंग डिजाइन करने का मतलब होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे खुले तो नहीं बेच सकते, उसके लिए एक प्रॉपर पैकेजिंग भी होनी चाहिए। तो वो पैकेजिंग किस तरीके से आप कर रहे हो, क्या वो प्लास्टिक के कंटेनर में है, क्या वो ग्लास के कंटेनर में है, क्या वो एयर टाइट सीलिंग में है, क्या वो आपके ब्लिस्टर के फॉर्म में है, क्या आपकी स्ट्रिप के फॉर्म में है, क्या उसके अंदर एल्यूमिनियम फॉइलिंग की गई है दोनों तरफ या पेपर का है, या फिर किस तरह की पैकेजिंग आप कर रहे हो, क्या उसके अंदर माइक्रोजम को ग्रोथ करने के लिए ह्यूमिडिटी को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है, तो फिर प्रोडक्ट स्पॉइल हो जाएगा। उसके लिए आप क्या करोगे? हाजमोला का एग्जांपल ले लो। वैसे आप लोगों ने ये चीज नहीं देखा होगा, जब हम छोटे थे तब ये देखते थे। जब हाजमोला की शीशी आज का डेट में आप खोलोगे तो आपको केवल एक ढक्कन दिखाई देता है। आपने ऊपर को कैप खोला, हाजमोला की शीशी खुल जाएगी, लेकिन आपको पता है कि हाजमोला बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है। थोड़ा भी ढक्कन खुला रह गया तो वो पसीज जाएगा, यानी कि उसमें सीलन आ जाएगी। जो होता पहले जब हम बचपन में हुआ करते थे, 8वीं 9वीं पढ़ते थे, तो हाजमोला की शीशी में अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा तो हाजमोला की शीशी के अंदर एक रबर का कैप होता था। जैसे अपन लोग देखते हैं वायल में कैप लगा रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही कैप लगा रहता था, फिर उसके ऊपर एक ढक्कन लगा करता था। तो वो जो रबर का कैप है वो पूरा फिक्स कर देता कि उसमें से कोई भी मॉइस्चर ना जाए, तो वो काफी लंबे समय तक चलता था। बट आज के डेट में वो देखने को नहीं मिलता। तो पैकेजिंग भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। इसके बाद देखते हैं हम प्रोटेक्शन ऑफ मैक्रोजोम विद इन द प्रोडक्ट, दैट इज यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव। आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, आपने प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको रख भी दिया, पर रखने के बाद उसकी शेल्फ लाइफ, उसके एक्सपायरी डेट तक क्या वो प्रोडक्ट सही सही रह पाएगा? अगर वो सही सही रह पाए, उसके लिए जरूरी है कि उसमें आप कुछ ऐसी चीजों को ऐड करोगे जो प्रिजर्वेटिव का काम करेंगी, जो मैक्रोजम ग्रोथ को अलाउ नहीं करेंगी। सो अगर आपने गलती से नहीं डाला या क्वांटिटी कम हो गई, ये सुटेबल मैक्रोजम को रोकने के लिए आपका स्पेसिफिक प्रिजर्वेटिव काम नहीं कर रहा, तो आपका जो प्रोडक्ट है विच इज ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, वो खराब होना ही होना है। तो इसलिए ये भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवेल्युएशन आपने सही किया कि नहीं किया, डिजाइन सिलेक्शन ऑफ प्रिजर्वेटिव सही किया कि नहीं किया, जो कि बैक्टीरिया या किसी अदर टाइप ऑफ मैक्रोजम की ग्रोथ को रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा। तो ये मोटा मोटा हमारे पास 8 फैक्टर हैं। इन 8 फैक्टर में से जो फैक्टर मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे, इनको मैं डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में 2 फैक्टर को डिस्कस करता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में तो अगले फैक्टर के बारे में बात करेंगे। सो पहला है आपका टाइप एंड साइज ऑफ कंटेंट या कंटामिनेंट बोलना चाहिए, उसे कंटामिनेंट ही है। टाइप एंड साइज ऑफ कंटामिनेंट करने का मतलब है कि आपका जो मैक्रोजम है जो कि कंटामिनेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंटामिनेशन मींस स्पॉइलिंग फैक्टर्स, और कंटामिनेंट मतलब जो उसको स्पॉइल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, वेयर इट इज मैक्रोजम। सो वो कौन सा मैक्रोजम है, उसकी संख्या, उसकी क्वांटिटी, उसका पॉपुलेशन कितना है। देखिए यहां पे ये आल्सो डिपेंड करता है डोजेस फॉर्म पे। डोजेस फॉर्म हमेशा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जो कि डिसाइड करेगा कि क्या उसका डिटोरिएशन, क्या उसका स्पॉइलेज इस
पर्टिकुलर लॉट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एग्जांपल की अगर आप बात करते हैं, रफ एग्जांपल, तो लो लेवल ऑफ स्यूडोमोनास एग्जांपल है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। लो लेवल, देखिए लेवल कितना है, लो है, किसका, स्यूडोमोनास का। लो लेवल ऑफ स्यूडोमोनास कैन अफेक्ट द सॉल्यूशन एट अ हाई रेट। ये देखिए लो वर्सेस हाई का रेट है, लो है ना, कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, टाइप एंड साइज। साइज क्या है इसका, लो है, टाइप कौन सा है, स्यूडोमोनास है। सो इसका कंसंट्रेशन लो है, फिर भी ये आपके सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। जबकि दूसरे की अगर बात करते हैं, वेयर एज या कंपेयर करोगे विच टैबलेट कंटेनिंग हाई लेवल ऑफ, अब हम क्या कर रहे थे, पहले सॉल्यूशन के बारे में बात किया, अब ये देखिए टैबलेट है विच इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म। अब इस टैबलेट पे हमारा हाई लेवल ऑफ बैक्टीरिया फंगस प्रेजेंट है, फिर भी इसका जो डिटोरेशन होगा ये कम होगा। तो पहले में क्या देखा, लो माइक्रोऑर्गेनिज्म लोड था, साइज था, डिटोरेशन ज्यादा था क्योंकि डोसेज फॉर्म लिक्विड था। दूसरे में हाई लोड है आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया का, जबकि जो इंफेक्शन कॉज कंटामिनेशन कॉज कर सकता है टैबलेट में वो लो है क्योंकि वो सॉलिड डोसेज फॉर्म का है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। अब इसके अंदर देखिए वेरियस चांसेस ऑफ कंटामिनेंट्स आर, इस प्रोसेस के अंदर इस फैक्टर यानी कि टाइप एंड साइज ऑफ कंटामिनेंट के अंदर और कौन कौन से चांसेस हैं जो इसके प्रोसेस को, स्पॉइलेज के प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। सो पहला है हमारा रॉ मटेरियल्स। कौन सा रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो, आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, डेफिनेटली वो या तो सिंथेटिक प्रोडक्ट के बनने के लिए होगा या तो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन के लिए बनने के लिए होगा, कोई भी हो है तो फार्मास्यूटिकल्स का ही। एग्जांपल दिया था मैंने सोर्सेस ऑफ कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया, वहां पे चीजें डिस्कस करी थी, लगभग पॉइंट वहीं पे यहां भी मैच करेगा। रॉ मटेरियल का मतलब है कौन सी चीजों को यूज करके आप बना रहे हो। अगर आपका प्रोडक्ट पैरासिटामोल है सपोज, उस पैरासिटामोल के अंदर कोई ऑलरेडी कंटामिनेंट आ चुके हैं, तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट जो फर्निश प्रोडक्ट होगा, फिनिश प्रोडक्ट होगा, वो भी कंटामिनेशन को लिए हुआ होगा। अगर आपका प्रोडक्ट रॉ मटेरियल जो है वो नेचुरल ओरिजिन का है, जिसे आप आयुर्वेदिक बनाने वाले हो, जैसे अदरक बनाने वाले, अदरक से यूज करके आप कोई कप सिरप, कप ड्रॉप बनाने वाले हो, तो अदरक के अंदर, क्योंकि अदरक का शेप तो इर्रेगुलर होता है, अपने अच्छे से वॉशिंग करी, फिर भी उस रॉ मटेरियल में कोई कंटामिनेशन आ गया, कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म आ गया, तो वो पूरे प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रॉय के साथ साथ स्पॉइल कर सकता है। दूसरा है एसेप्टिक एरिया का कम हो जाना। आपको पता है कि एसेप्टिक एरिया इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने एसेप्टिक एरिया के अंदर जो पैरामीटर थे वो सही से नहीं रखे हैं, इंक्लूडिंग ग्लास, इंक्लूडिंग विंडो, including HEPA filter, including pore, including sealing, including man, including material, including flow of the man material, quarantine, इन सब का मटेरियल का ध्यान आपने नहीं रखा, उसी क्वालिटी को थोड़ा डाउन कर दिया, तो इससे आपका माइक्रोबियल स्पॉइलेज होना ही होना है। तो एसेप्टिक एरिया मस्ट बी एज पर द गाइडलाइन। इसके बाद अगला है आपका इंस्ट्रूमेंट्स बोल लीजिए, एपरेटस बोल लीजिए, ये अगर सही सॉर्ट नहीं है तो वो माइक्रोबियल स्पॉइलेज को फैसिलिटेट करने में मदद कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट बन गया, उसके बीच में से मशीनरी अच्छे से साफ नहीं हो पाई, इंडिविजुअल यूनिट को अलग करके क्लीन नहीं किया गया, तो फर्दर प्रोसेसिंग के समय ये कंटामिनेशन या स्पॉइलेज फर्दर मूव कर सकता है, उस प्रोडक्ट को खराब कर सकता है। इसके बाद है हैंडलिंग। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, उस पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को कौन हैंडल कर रहा है, ऑब्वियसली कोई ना कोई मैन ही हैंडल कर रहा होगा। सो जो हैंडल कर रहा है, क्या वो हेल्दी इनफ है, क्योंकि ये भी फैक्टर एसेप्टिक एरिया के अंदर है, या उसको कोई प्रॉब्लम है या कोई वुंड्स है, कफिंग, स्नीजिंग वगैरह हो रहा है, तो वो एक डिपेंड करता है कि वो स्पॉइल कर सकता है कि नहीं। अब हमारा दूसरा फैक्टर, पहला फैक्टर हो गया टाइप्स एंड साइज ऑफ कंटामिनेंट, दूसरा है हमारा न्यूट्रिशनल फैक्टर, वो भी यहां पे देख लेते हैं। न्यूट्रिशनल फैक्टर का क्या मतलब होता है? न्यूट्रिशनल फैक्टर कहने का मतलब होता है ऐसे फैक्टर जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। अब यहां पे दो एस्पेक्ट निकल करके आता है कि न्यूट्रिशनल फैक्टर का क्या क्या मतलब निकाला जा सकता है। डेफिनेटली न्यूट्रिशनल फैक्टर के यहां पे दो एस्पेक्ट होंगे, आपके रेस्पेक्ट में, जो कोई भी उसको ले रहा होगा, मैं ले रहा हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में, आप ले रहे हो तो आपके रेस्पेक्ट में। दूसरा हम बात कर रहे हैं माइक्रोबियल स्पॉइलेज की, तो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये दोनों के साथ टैली हो जाएगा। कब? अगर आप कोई ऐसे न्यूट्रिशनल फैक्टर लेते हैं, अगर आप ले रहे हो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर प्रोबायोटिक ले रहे हो, अगर आप उसके अंदर विटामिन के टैबलेट्स या कैप्सूल्स ले रहे हो, अगर आप उसके अंदर कोई ऐसे मिल्क थेसेट वगैरह ले रहे हो, या उसके अंदर अगर आप ऐसी चीजें ले रहे हो जो आपको प्रोटीन का एक बढ़िया सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आपके लिए न्यूट्रिशनल सोर्स हो गए। डेफिनेटली सभी तो नहीं कह सकता, बट कुछ तो उसमें से माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए भी न्यूट्रिशनल सोर्स होंगे। सो माइक्रोऑर्गेनिज्म उसको यूज करेंगे अपने बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक इक्वेशन है वो याद रखिएगा, जो चीजें माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिट होंगी वो आपके लिए बेनिफिट नहीं होंगी। मतलब कोई चीज माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है, जिससे माइक्रोऑर्गेनिज्म बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, तो आपके लिए कैसे अच्छा हो सकता है? सो उनके लिए अच्छा, आपके लिए बुरा, और आपके लिए अच्छा, उनके लिए बुरा। इसको ज्यादा अच्छा ये बोलना होगा, उनको नुकसान पहुंचाने वाली चीजें आपको बेनिफिट पहुंचाएंगी। समझ में आ गया आपको दोनों इक्वेशन? ये हमारा बेसिक फंडा होता है। आगे बात करते हैं तो उसके कौन कौन से फैक्टर्स है उसके अंदर इंक्लूड, वो भी देख लीजिए। पहला है एडेप्टेबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द न्यूट्रिशनल कंपोनेंट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट।
एडेप्टेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडेप्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? आप अपने घर में बहुत अच्छे से अडॉप्ट हो गए, ये कोई क्वेश्चन है, पूछने वाली बात है। अपने घर में कौन अडॉप्ट नहीं होता? अपने घर में आराम से आप रह सकते हो, जैसा मर्जी जहां चाहे वहां जा सकते हो, कोई हेजिटेशन नहीं है। अपने कॉलेज में भी वही हाल होगा आपका, अडॉप्ट तो कर चुके हो, 4th सेमेस्टर में आ चुके हैं तो लेकिन ये समझिएगा कि एडॉप्टेबिलिटी का क्या सेंस है दूसरे जगह के रेस्पेक्ट में। अगर मैं आपको किसी अलग जगह भेज दूं जहां पे कोई भी आपकी पहचान की नहीं है, तो क्या आप अडॉप्ट हो पाओगे इमीडिएटली? अडॉप्ट तो हो गए, कोई शक नहीं, लेकिन इमीडिएटली शायद इसमें संभावना नहीं बराबर होगी। कुछ समय तो लेंगे आप एडजस्ट करने के लिए, वो एडॉप्टेबिलिटी है। तो हम अगर बात कर रहे हैं तो क्या वो जो बैक्टीरिया है, क्या वो फंगस है, क्या वो मैक्रोनिज्म है, क्योंकि मैक्रोनिज्म के अंदर बहुत कुछ चीजें आ सकती हैं, तो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिशनल वैल्यू या फैक्टर से अडॉप्ट कर रही हैं, उसको यूज कर सकती हैं, या कहूं कि वो यूज करने लायक है कि नहीं उनके रेस्पेक्ट में, वो एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है। वो अगर अच्छी है, हाई है, तो स्पॉइलेज ज्यादा होगा। दूसरा है यूज ऑफ क्रूड वेजिटेबल और क्रूड एनिमल विच इंक्रीज द चांसेस ऑफ स्पॉइलेज इन गिवन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जो कोई भी चीजें यूज करेंगे, अगर आप प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल के ऊपर देखा ना आपने रॉ मटेरियल, तो प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल के रूप में अगर आप क्रूड वेजिटेबल यानी कि क्रूड ड्रग यूज कर रहे हो, या फिर कुछ एनिमल के पार्ट्स या उनके पर्टिकुलर पार्ट्स को यूज कर रहे हो आप, अलग अलग पार्ट्स को, तो वो दोनों चीजें आपके प्रोडक्ट के स्पॉइलेज को बढ़ा सकती हैं, क्योंकि क्रूड ड्रग में बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने अदरक का एग्जांपल दिया, या कोई एनिमल प्रोडक्ट यूज कर रहे हो जिसमें स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होंगी, जो कि चांसेस को बढ़ा देती है स्पॉइल करने के लिए। ये एक सेकेंड कॉन्सेप्ट हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं अगला पॉइंट, वह है आपका डिमिनरलाइज वाटर। दैट डीमिनरलाइज वाटर का मतलब है क्या है? डीमिनरलाइज वाटर, जिसमें मिनरल को हटा दिया गया। और हमेशा तो नहीं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो हमारे डीमिनरलाइज वाटर है, वो हमारी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इन सेंस ऑफ रफ, ये आपके मैकेनिज्म के रेस्पेक्ट में बढ़ा देता है। मतलब ये कहूं कि अगर उसमें डीमिनरलाइज वाटर है तो वो उनको फैसिलिटेट कर सकता है मैकेनिज्म की ग्रोथ को, तो क्योंकि मिनरल्स होते तो उनको रोक सकते थे, डीमिनरलाइज है थोड़ा कम रोक सकते हैं, तो ये भी चांसेस है आपके प्रोडक्ट को स्पॉइल करने के अंदर अंडर द न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की वैल्यू। इसके बाद अगला है हमारा स्पेसिफिक पैथोजन रिक्वायर स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल वैल्यू व्हिच इज फेवरेबल कैन इंक्रीज द ग्रोथ एंड इंक्रीज द ग्रोथ कैन इंक्रीज द स्पॉइलिंग। ये देखिए, स्पेसिफिक पैथोजन रिक्वायर स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल वैल्यू। अलग अलग के पैथोजन होते हैं, बैक्टीरिया हो गया आपका, ये देखिए सूडोमोनास हो गया, फंगस हो गया, या फिर कुछ और सब्सटेंस हो गए। अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म के लिए अलग अलग तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, उनकी पसंद के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। सो जो उनको पसंद है वो अगर मिलता है तो डेफिनेटली उनका ग्रोथ रेट है वो ज्यादा होगा, और उनका अगर ग्रोथ रेट ज्यादा होगा तो डेफिनेटली स्पॉइलेज ज्यादा होगा। एग्जांपल लेते हैं जिसका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, मैं बस आउट ऑफ फोकस इसका एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज दो व्यक्ति हैं, एक मैं हूं और एक कोई और है। मैं वेजिटेरियन हूं, नॉनवेज नहीं यूज करता, और कोई नॉन वेजिटेरियन है। अगर आप हमको बुलाते हो या कुछ ऐसी जगह पे हमको रख देते हो जहां पे फूड का जो प्रोबेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और अवेलेबिलिटी है वो एकदम ऑपोजिट होगा। मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, मुझे अगर आप नॉनवेज दे देते हो, केवल नॉनवेज नॉनवेज नॉनवेज, तो मैं तो जहां तक संभव हो सकता है, अब लास्ट जब मरने की बात आ जाएगी तब का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99.99 कोशिश रहेगी कि मैं उसको कंज्यूम ना करूं, और उससे मेरे फिजिकल, मेरे केमिकल पैरामीटर में चेंजेस आएंगे, मेरी हेल्थ डाउन हो जाएगी। और उसका उल्टा अगर आप देखोगे कि जो नॉनवेज खाता है डेफिनेटली वो वेज भी कंज्यूम कर सकता है, देयर इज नो इशू ऑन दैट, तो वो वेज कंज्यूम करके आराम से सर्वाइव कर सकता है। बट मेरे साथ तो दिक्कत हो गई। तो ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो स्पेसिफिक चीजों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सब जगह एक्सेप्ट कर लगते हैं। तो वो डिपेंड करता है बैक्टीरिया के टाइप पे। अगर कंडीशन फेवरेबल होगा तो उसकी ग्रोथ तो ज्यादा ही ज्यादा होगी। उसके बाद देखते हैं अगला, विच इज लास्ट वन फॉर दिस, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। इनके पास बैक्टीरिया की ग्रोथ को इंक्रीज करने की प्रोबेबिलिटी होती है, और ये अगर इंक्रीज होंगे तो स्पॉइलेज तो ज्यादा होगा ही होगा। फूड माइक्रोबायोलॉजी हुआ करता था बहुत पहले, जब पीसीआई सिलेबस नहीं था। उसके अंदर हमने देखा कि आपके पुट्रीफाइंग फूड्स हो गया, प्रोटीन फूड हो गए, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड्स हो गए, ये फूड हो गए, फूड के साथ साथ ये स्पॉइलेज को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। शुगर कंटेनिंग फूड्स या फूड हो गए, ये स्पॉइलेज को ज्यादा क्रिएट करते हैं, तो इनसे हमको प्रॉब्लम होती है, इनसे हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ज्यादा डिटोरेट होने की चांसेस हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा पहले ही व्हाइट बोर्ड को डिस्कस किया है, अभी पूरे पार्ट्स बाकी हैं, तो अगले पार्ट को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके आगे का पार्ट वहीं से कंटिन्यू होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इससे पहले के वीडियोस के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या आज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद मैं हट जाऊंगा, आप यहां से ले सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिएगा, उसमें बहुत कुछ चीजें आपके लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगले पार्ट में हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे आपका मॉइस्चर फैक्टर, रेडॉक्स फैक्टर को। थैंक यू सो मच अगेन, टेक केयर।